हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्साएक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्साएक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, हेक्साएक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटेनियम की। चूंकि यहां पर मेटल एटम कौन है? टाइटेनियम है। टाइटेनियम में हम जानते हैं कि जो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d2 4s2। और जब टाइटेनियम यहां चूंकि टाइटेनियम थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो केवल और केवल क्या रह जाएगा? D1 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा। अर्थात कि टाइटेनियम थर्ड आयन में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इस आयन का जो जलीय विलयन होता है वो जलीय विलयन लाल बैंगनी रंग का होता है। इस आयन का जलीय विलयन लाल बैंगनी रंग का होता है। अब देखिए, ये जो टाइटेनियम थर्ड आयन है ये जलीय विलयन में पृथक रूप से नहीं रह के ये अष्टफलकीय जलयोजित आयन के रूप में उपस्थित रहता है, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है। ये इस टाइटेनियम का अष्टफलकीय जलयोजित आयन है, हेक्साएक्वा टाइटेनियम थर्ड। अब देखिए, यहां पे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, CFT की बात करते हैं, तो देखिए टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम में जो एक्वा मॉलिक्यूल्स हैं, H2O जो एक्वा मॉलिक्यूल्स है वो अष्टफलकीय क्षेत्र बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर लिगेंड की संख्या कितनी है? 6 है। तो अष्टफलकीय क्षेत्र में टाइटेनियम थर्ड आयन के 5 समभ्रंश जो D कक्षक होते हैं उनका विभाजन CFT के अकॉर्डिंग 2 में हो जाता है, एक T2G और दूसरा EG में। अब देखिए, यहां पे T2G और EG में जब विभाजित हो जाता है, मैं कह रहा हूं कि केवल टाइटेनियम यहां अपनी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है और केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है, तो निश्चित रूप से वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से जब इसमें ऊर्जा के 2 स्तर बन जाएंगे, T2G स्तर और EG स्तर, तो निश्चित रूप से वो इलेक्ट्रॉन T2G स्तर में प्रवेश करेगा। अब देखिए, T2G और EG एक निम्नतम अवस्था और एक उच्च ऊर्जा अवस्था, 2 चीजें यहां पर बन चुकी हैं, 2 अवस्थाएं यहां पर बन चुकी हैं। तो देखिए, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होना है वो संक्रमण T2G से EG में होना है। अर्थात कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके वो क्या करेगा? T2G से कहां जंप करेगा? EG में जंप करेगा। हम ये भी जानते हैं कि CFT के अकॉर्डिंग इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य का जो ऊर्जा अंतर होगा वो क्या होगा? इसको हम डेल O से निरूपित करते हैं। और ये जो डेल O की डिस्टेंस है, ये जो टोटल डेल O है, ये डेल O की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के बराबर ही वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस प्रकार से T2G से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? EG में जा रहा है। यानी हम यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है वो T2G1, पहले जो पोजीशन थी T2G1 EG0 की पोजीशन थी, जो बदल करके किस में बदल गई है? T2G0 और EG1 में परिवर्तित हो गई है।
इस इलेक्ट्रॉन ने जो ऊर्जा का अवशोषण किया है, संक्रमण के दौरान जो इसने ऊर्जा का अवशोषण किया है, यानी निम्नतम ऊर्जा अवस्था से ये कहां गया है, उच्च ऊर्जा अवस्था में गया है। तो यहां पर जो इसने एनर्जी का अवशोषण किया है उसके परिणाम स्वरूप हमें बैंड दिखाई देता है और स्पेक्ट्रमी बैंड दिखाई देता है, और उसका जो अवशोषण बैंड होता है वो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन का जो अवशोषण बैंड होता है वो दृश्य स्पेक्ट्रम में हमें प्राप्त होता है, और वही इसके जो लाल बैंगनी रंग होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए, इसमें एक चौड़ा और दुर्बल जो बैंड होता है वो हमें प्राप्त होता है कितने के ऊपर, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर, तथा दूसरा जो बैंड प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर। इस प्रकार से यहां पे हमें, और ये जो दोनों बैंड प्राप्त हो रहे हैं, ये दोनों बैंड क्या है, ये दो शिखरों के अध्यारोपण का क्या है, परिणाम है, क्योंकि सुपर इंपोजिबल का क्या है, परिणाम है। तो अब देखिए, इस प्रकार से हमें यहां पर हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड में ये दो अवशोषण बैंड्स हमें दिखाई देते हैं। चूंकि बैंड होते तो दुर्बल हैं, लेकिन फिर भी ये वाला जो दुर्बल बैंड होता है ये काफी चौड़ा बैंड होता है जो हमें प्राप्त होता है, और दूसरा जो अवशोषण बैंड है वो प्राप्त होता है 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अब देखिए, यहां पर अवशोषण बैंड जो होता है वो भी किस में पड़ रहा है, दृश्य क्षेत्र में पड़ रहा है, और हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन में स्पेक्ट्रम काफी सरल प्राप्त होता है, काफी सिंपल प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, केवल एक ही डी इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है, जिससे अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखिए, अवशोषण बैंड की निम्न कुछ विशेषताएं पाई जाती है, उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली जो विशेषता होती है इस अवशोषण बैंड की बात करें तो पहली इसकी विशेषता है बैंड की स्थिति, पोजीशन ऑफ बैंड, बैंड की स्थिति। देखिए, बैंड की स्थिति हम कह रहे हैं कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड जो आयन है वो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन कंप्लीटली रेगुलर ज्योमेट्री का होना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ विकृति पाई जाती है। विकृति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, संभवतया इस संकुल की ज्यामिति में कुछ अनियमितता के परिणाम स्वरूप अवशोषण बैंड में दो शिखर पाए जाते हैं। चूंकि मिलना चाहिए था हमें केवल एक बैंड, लेकिन मिल कितने रहे हैं, हमें दो बैंड हमें प्राप्त, दो पीक्स हमें प्राप्त हो रही हैं। शिखर का मतलब पीक्स प्राप्त हो रही हैं, तो दो पीक्स हमें प्राप्त होती है। ये जो डिस्टॉर्शन पाया जाता है, ये डिस्टॉर्शन इस विकृति के कारण से T2G तथा EG कक्षकों का पुनः विभाजन हो जाता है, यानी कि द्वितीयक विभाजन इनका हो जाता है, जिसके कारण जो अपेक्षित एक इलेक्ट्रॉन संक्रमण के स्थान पर दो संक्रमण संभवतया पाए जाते हैं। और देखिए, इन दो संक्रमणों में भी आवर्ती का जो अंतर है, फ्रीक्वेंसी का जो अंतर है, वो काफी कम प्राप्त होता है। दूसरी बात हम करें इंटेंसिटी ऑफ पीक की, इंटेंसिटी ऑफ पीक, यानी हम कहें पीक नहीं, इंटेंसिटी ऑफ बैंड की, यानी बैंड की क्या हुई, तीव्रता। देखिए, बैंड की तीव्रता, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड जो आयन होता है उसका अवशोषण बैंड काफी दुर्बल प्राप्त होता है, और दुर्बल इसका कारण क्या है कि इसके जो सभी डी कक्षकों की सममिति एक जैसी ही होती है,
क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किससे किस में जा रहा है, T2G से Eg में जा रहा है, तो T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन जाने पर सममिति का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी मैंने आपसे बात की थी जीरेड अनजीरेड के बारे में कि वहां पर सममिति का यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उस चूंकि ये परिवर्तन नहीं होता है, T2G से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, Eg में जा रहा है, इसलिए यहां पर हमें ये जो बैंड है ये काफी दुर्बल दिखाई देता है। अगली बात है विड्थ ऑफ बैंड, यानी बैंड की चौड़ाई। देखिए ये जो बैंड होता है, अवशोषण बैंड जो होता है, ये अवशोषित विकिरण की आवृत्ति हमने कहा कितनी 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स है, लेकिन यह अवशोषण स्पेक्ट्रम में एक पतली लाइन के रूप में हमें देखने को नहीं मिलता है, ये काफी हमें क्या मिलता है, चौड़ा दिखाई देता है। तो ये बैंड अपेक्षाकृत काफी चौड़ा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो उत्तेजित तथा यानी जो उत्तेजित अवस्था है और जो निम्नतम अवस्था है, यानी निम्न ऊर्जा का स्तर और उच्च ऊर्जा का स्तर, यानी उत्तेजित अवस्था और निम्नतम जो अवस्था होती है उसमें कुछ सीमा तक विलायक अणुओं का भी क्या हो जाता है, पारस्परिक क्रिया उनकी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इस अवशोषण बैंड की कुछ क्या है, विशेषताएं होती है। ये यूनिट यहां पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे।